दोस्तों नमस्ते। मैं दिलीप पाटिल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंकज कला एवं विज्ञान महाविद्यालय चोपड़ा, जिला जलगांव। दोस्तों, कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव की ओर से SYBA के जो सामान्य हिंदी में पाठ्यक्रम लगाया गया है, उस पाठ्यक्रम की जो किताब है उस किताब का नाम है कथेतर गद्य विधाय। वह कथेतर गद्य विधाय में उसमें से जो पहली रचना है उसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। वह निबंध है, उसका लेखक है अर्थात निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल। उसका समीक्षण मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप निबंध उनके पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। निबंधकार ने राष्ट्र का स्वरूप निबंध राष्ट्र के संगठन में किन तत्वों की आवश्यकता होती है इसका विवेचन करते हुए उन तत्वों का विश्लेषण इस निबंध में किया हुआ है। वे कहते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में भूमि, जन और संस्कृति, इन तीन तत्वों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इन तीनों बातों को आप गौर से सुन लो। ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं राष्ट्र निर्धारण में, राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र को खड़ा करने में। एक पहली बात है भूमि, दूसरी बात है जन और तीसरी बात है संस्कृति। ये तीन अगर बातें रहती हैं तो राष्ट्र का निर्माण होता है, ऐसा लेखक कहते हैं। इसलिए हम उन तीन तत्वों में से पहला तत्व है यहाँ पर भूमि, जिसको वसुंधरा, धरती, पृथ्वी ऐसे अनेक नामों से जाना जाता है, उसकी ओर हम आने वाले हैं। निबंधकार अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीन तत्वों के समन्वय से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र के निर्माण के पहले तत्व भूमि के महत्व को स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। किसने किया हुआ है भूमि का निर्माण? तो देवों ने। राष्ट्रीयता को बलवती बनाने के लिए हमको भूमि के अर्थात मिट्टी के स्वरूप के प्रति अधिक जागरूक होना आवश्यक है। राष्ट्रीय भावों का अंकुर हम में पल्लवित होने के लिए राष्ट्रीयता की जड़ें अर्थात भूमि अर्थात पृथ्वी के साथ गहरी होनी चाहिए। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आदि से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमें आवश्यक है। निबंधकार अपने विचार को अधिक स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जागरणशील राष्ट्र के लिए पृथ्वी से संबंधित छोटी या बड़ी वस्तु का सांगोपांग अध्ययन गाँव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से होना चाहिए। अपनी बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे और कुछ उदाहरण देते हैं। उसमें वे ये हैं कि मेघ, तृण, लताएं, वनस्पति, नदियाँ, जड़, पत्थर आदि का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जलों से बढ़ने वाली तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। लाखों करोड़ों वर्षों से धरती माता की कोख में अनेक प्रकार के धातुओं का खजाना भरा पड़ा है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाला जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों द्वारा संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य प्रतीक बन जाते हैं तथा देश के नर नारियों के रूप मंडन तथा सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारी भावी उन्नति के लिए मेघ, तृणलता, वनस्पति, नदियाँ, जड़ पत्थर इन सब की जाँच पड़ताल करना अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के बीच जो सामग्री भरी है, उस सामग्री के प्रति हमारे जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए समान है। दोस्तों, निबंधकार मातृभूमि की विपुल समृद्धि और उसके समग्र रूप का चित्रण इस भूमि तत्व में वे हमारे सामने रखते हैं। दूसरा तत्व है यहाँ पर जन। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य अर्थात जन को राष्ट्र का दूसरा अंग मानकर उनके महत्व को स्पष्ट करते हुए निबंधकार हमें समझाते हैं राष्ट्र की कल्पना जन के बिना असंभव है। भूमि और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी अर्थात भूमि मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि हो, पृथ्व्याः अर्थात भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में भूमि को माता मानने की भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप से जागता है
तब मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंधों को प्राप्त करते हैं, और जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बन जाता है। जिस समय मनुष्य अर्थात जन हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र का संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार होता है। कहते हैं, नमो मात्रे पृथ्वी है, नमो मात्रे पृथ्वी, अर्थात माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम है। मातृभूमि के प्रति जन का प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इससे राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। वह पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकारी है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता से प्रेम भाव पुत्र के अधपतन को सूचित करता है। मातृभूमि के साथ संबंध जोड़ने वाले पुत्र ने अपने कर्तव्य के प्रति ध्यान देना आवश्यक है। पुत्र के प्रति माता के प्रेम की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते हुए निबंधकार कहते हैं कि पृथ्वी पर निवास करने वाले जन नगर और जनपद, गांव, जंगल और पर्वत आदि जगहों पर रहते हैं। माता अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है। उसके लिए भूमि पर बसने वाले जन बराबर है। उनमें वह कभी ऊंच नीच का भाव नहीं रखती। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में जब सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, उन्हें प्रगति और उन्नति करने का एक जैसा अधिकार है। राष्ट्र के विकास के लिए उसके प्रत्येक जन की शुद्ध भूमि में जी रहे राष्ट्र निवासी जन को लेनी होगी। भूमि के साथ जन का संबंध सहस्र वर्षों से है। इतिहास गवाह है कि अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा प्रकृति के अनेक अवसरों का निर्माण करना होता है। दोस्तों, हमने पहला तत्व जो है भूमि को देखा, दूसरा तत्व जो है यहाँ पर उसके जन को देखा, और तीसरा तत्व जो है यहाँ पर वो है संस्कृति। भूमि और जन के विवेचन के बाद निबंधकार राष्ट्र के तीसरे और अंतिम अंग संस्कृति का विवेचन करते हुए अपने विचार व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि युगों युगों से मनुष्य ने संस्कृति का निर्माण किया है। संस्कृति का जन का मस्तिष्क है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना नहीं की जा सकती। संस्कृति के विकास के द्वारा राष्ट्र की उन्नति वृद्धि संभव है। संस्कृति के महत्व को अधिक स्पष्ट करते हुए निबंधकार कहते हैं, भूमि और जन को संस्कृति अलग करने से राष्ट्र का लोप हो जाता है। जीवन रूपी वृक्ष का पुष्प संस्कृति है, और संस्कृति के सौंदर्य और सुगंध से राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। प्रत्येक जन का अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती है। संस्कृतियों को विकसित करने वाले लोगों में पारस्परिक समन्वय होना तभी राष्ट्र का विकास होता है। निबंधकार अपनी बात को जंगल और नदियों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है। स्पष्ट है कि जन के समन्वय युक्त जीवन से ही राष्ट्र का विकास संभव है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और आनंदित होता है। इस प्रकार जन का उदार भावना ही राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। राष्ट्रीय संस्कृति के निर्माण एवं विकास के लिए भूमि में स्थित संस्कृतियों का जन ने स्वागत की आवश्यकता है। उपयुक्त निबंध के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्र का स्वरूप भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति के समन्वय से बनता है। भूमि के मिट्टी के स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। इस जागरूकता के लिए भूमि का सांगोपांग अध्ययन जन द्वारा होना चाहिए। जन और भूमि में माता और पृथ्वी का संबंध है। जन के हृदय में भूमि के प्रति मातृभाव राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान और कर्म के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार अलग अलग संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती है। उन संस्कृतियों का पारस्परिक समन्वय ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। भूमि और भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है, इतना तो निश्चित है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्ति करती है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। संस्कृति जन का मस्तिष्क है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भूमि माता है तो जन उसका पुत्र है। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। इन सब बातों को आप अच्छी तरह से
अभ्यास कीजिए। मेरे ख्याल से भूमि, जन और संस्कृति राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र का स्वरूप निर्धारण में इन तीनों की भूमिका अहम है और इन तीनों की भूमिका को मैंने यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। दोस्तों, धन्यवाद।